नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। इस कहानी में गॉसिप है, चुगलखोरी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बेईमानी है, धोखा है और साथ में इमोशन, ड्रामा और ट्रेजेडी तो है ही। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। मुंबई पुलिस ने कुछ महीने पहले अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक टीवी द्वारा किए गए कथित टीआरपी घोटाले में बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था। पार्थो से हासिल दस्तावेज में अर्नब गोस्वामी के साथ व्हाट्सएप की बातचीत को भी मुंबई पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा बनाकर कोर्ट में दाखिल किया है। अब अर्नब और पार्थो की वह बातचीत जनहित और देशहित में किसी देशभक्त ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया है। यह दस्तावेज सामने आने के बाद आने वाली प्रतिक्रियाएं व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग हैं। लोगों की हालत एक हाथी के साथ किसी कमरे में कैद कई सारे नेत्रहीनों की तरह हो गई है। हर नेत्रहीन हाथी की अलग अलग व्याख्या कर रहा है। जिसके हाथ में पूंछ आई वह उसे रस्सी बता रहा है, जिसके हाथ में पैर आया वह खंभा बता रहा है और जिसके हाथ में सूंड आई वह उसे अजगर बता रहा है। टिप्पणी के इस एपिसोड में हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको हाथी के पूरे शरीर का खाका पेश करें, न कि सिर्फ अंग विशेष का। दलाली, लाइजनिंग, मिडिलमैन, बिचौलिया, पावर ब्रोकर, शब्द चाहे आप जो भी चुन लें, सच यह है कि सत्ता के साथ यह जीव जरूरी हिस्सा बनकर लगातार जुड़े रहते हैं। आपको याद होगा हमारे सामने साल 2010 में राडिया टेप कांड सामने आया था। तब भी सत्ता से सटे तमाम पत्रकारों की दबी छुपी दुनिया हमारे सामने उजागर हो गई थी। अर्नब गोस्वामी और पार्थो दास गुप्ता की बातचीत में जो चेहरा हमारे सामने आया है वह कई मायनों में राडिया टेप में सामने आए चेहरों से ज्यादा बदसूरत और खतरनाक है। 500 पन्नों से ज्यादा की बातचीत के कई हिस्से हैं। मूलतः हम इसे 4-5 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। पहला, सत्ता और सत्ताधारी नेताओं से रिश्ता। दूसरा, फ्रेटर्निटी यानी पत्रकारिता बिरादरी के लोगों के बारे में अर्नब की राय। तीसरा, राष्ट्रवाद के स्वयंभू सरगना अर्नब का असली चेहरा। चौथा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और पांचवां, टीआरपी में हेर फेर। आखिरी के 2 हिस्से कमोबेश आपस में जुड़े हुए हैं। तो बातचीत का पहला हिस्सा है राष्ट्रवाद के स्वयंभू सरगना। इस घटना ने अर्नब गोस्वामी के सार्वजनिक चेहरे पर पड़ा नकाब हटा दिया है। देशभक्त की खोल में छिपे एक क्रूर अवसरवादी व्यक्ति को हमारे सामने रखा है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ। इस हमले में 44 सीआरपीएफ के जवान मारे गए। इस मौके पर अर्नब गोस्वामी पार्थो दास गुप्ता से कहता है, साल के सबसे बड़े आतंकवादी हमले में हम बाकी चैनलों से 20 मिनट आगे थे। मानो यह कोई बड़ी उपलब्धि थी। आगे वो माहौल को बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का जिक्र करते हैं। फिर कहते हैं, इस हमले में हमें भारी भरकम सफलता मिली है। जाहिर है अर्नब हमले की कवरेज से हासिल हुई रेटिंग की बात कर रहे हैं और ऐसा कहते हुए उनकी खुशी छलक छलक जा रही थी। इसी तरह 5 सितंबर 2019 की एक बातचीत में अर्नब कहते हैं, पीएम ने 26/11 समिट के लिए हामी भर दी है। इस पर पार्थो कहते हैं कि यह राष्ट्रवादी भावनाओं को तूल देने का बहुत अच्छा मौका है, हालांकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इस पर अर्नब कहते हैं, अभी तो हमने अपनी डिजिटल विंग को फायर भी नहीं किया है। एक मौके पर बहुत साफ दिखता है कि अर्नब गोस्वामी को सूचनाएं सीधे सत्ता के शीर्ष से मिल रही हैं। 23 फरवरी 2019 की बातचीत में अर्नब कहते हैं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस पर पार्थो पहले इधर उधर की बात करते हैं और फिर पूछते हैं, क्या दाऊद? अर्नब कहते हैं, नहीं सर, पाकिस्तान। इस पर कुछ बड़ा होने जा रहा है। पार्थो कहते हैं, बिग मैन के लिए यह बहुत बढ़िया सीजन जा रहा है जो चुनाव में उन्हें स्वीप करने के काम आएगा। पार्थो पूछते हैं, स्ट्राइक या कुछ और बड़ा? तब अर्नब कहते हैं, नॉर्मल स्ट्राइक से बहुत बड़ा। साथ ही कश्मीर में भी कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान के मामले में सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि वो कुछ ऐसा करेगी जिससे जनता खुशी से झूम उठेगी। पीपल विल बी इलेटेड, बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। यह बातचीत 23 फरवरी की है। 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में हवाई हमला किया था। हमले के एक दिन बाद 27 फरवरी को पार्थो फिर से अर्नब से पूछते हैं, क्या इसी बड़े हमले का जिक्र तुम उस दिन कर रहे थे? अर्नब कहते हैं, अभी और भी बाकी है।
थोड़ी और बातचीत के बाद अर्नब एक चौंकाने वाली जानकारी देते हैं। वो कहते हैं फिर से हम आज तक से आधा घंटा आगे थे। अर्नब कहते हैं जब हमारा प्लेन गिरा तब हम बडगाम से लाइव थे, जबकि आज तक वाले श्रीनगर से बाहर भी नहीं निकल पाए थे। ये बातचीत कई तरह के सवाल खड़े करती है। मसलन क्या अर्नब को सत्ता में शीर्ष पर बैठे लोगों से इस तरह की संवेदनशील और गोपनीय सूचनाएं मिल रही थी? कैसे रिपब्लिक का रिपोर्टर पहले से ही बडगाम में तैनात था? जो आदमी टीवी पर गला फाड़ कर देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटता है, वह 44 जवानों की शहादत पर टीआरपी बटोर कर खुश हो रहा था। और अब हम बात करेंगे अर्नब गोस्वामी के उस चेहरे की जो हमें बताता है कि अर्नब गोस्वामी एक पत्रकार कम और एक पावर ब्रोकर ज्यादा हैं। 500 पन्नों के दस्तावेज में ऐसे अनगिनत मौके आए हैं जहां पर अर्नब गोस्वामी बड़े सत्ताधारी नेताओं के साथ अपनी करीबी का जिक्र करते हुए पाए गए। चीज़ों को सीधे सीधे पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय और एमआईबी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जरिए करवा लेने का दम भरते दिखे। मसलन 22 जनवरी 2019 को पार्थो किसी पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहते हैं, हम सरकार को नाराज़ करने का रिस्क नहीं ले सकते। इस पर अर्नब कहते हैं, पॉलिसी उस जेनर के सदस्यों के जरिए बनाई जा सकती है, अगर सरकार कह दे कि वह मौजूदा पॉलिसी नहीं चाहती। इस पर पार्थो कहते हैं कि हाँ, पॉलिसी को उस जेनर के सदस्यों द्वारा सरकार रिवाइज कर सकती है। इस पर अर्नब कहते हैं, हाँ, मैं इसे पीएमओ और एमआईबी के जरिए करवा लूँगा। एक और वाकई का जिक्र मुनासिब होगा। ट्राई की किसी नीति को लेकर पार्थो मोदी सरकार के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को समझाने के लिए राठौर से बात करने के लिए बोलते हैं। पार्थो कहते हैं वो एकदम अलग राह पर जा रहे हैं, राठौर को उनसे बातचीत करनी चाहिए। यहाँ राठौर से आशय शायद तत्कालीन सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर से है। इस पर अर्नब गोस्वामी कहते हैं, यह मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। वो 18 जनवरी को मेरे स्टूडियो में एक गुप्त मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तुम मुझे कुछ पॉइंट्स बनाकर भेज दो, मैं उसे देख लूँगा। इस पर पार्थो कहते हैं, ठीक है, मैं भेजता हूँ। इसी तरह एक मौके पर पार्थो अर्नब से कहते हैं, तुम पीएमओ में बात करके मेरी जॉब लगवा दो, मीडिया सलाहकार की। सत्ता से साठगांठ का एक और सबूत स्वयं अर्नब गोस्वामी ही देते हैं। यह 7 फरवरी 2019 की बात है। आम चुनावों से ठीक पहले प्रधानमंत्री एक के बाद एक अपने पसंदीदा खबरिया चैनलों को इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन उनके इंटरव्यू से कोई खास टीआरपी पैदा नहीं हो रही थी। यह जानकारी अर्नब को पार्थो देते हैं। यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला भी है। पार्थो एक चैनल के मालिक को टीआरपी की जानकारी दे रहे थे, जबकि बतौर बार्क सीईओ उनसे गोपनीयता की अपेक्षा थी। खैर, उस बातचीत में अर्नब पार्थो से कहते हैं, मोदी जी के कमरे में सिर्फ हमारा ही चैनल चलता है। ये ऐसे मौके हैं जो बताते हैं कि अर्नब गोस्वामी पूरी तरह से सत्ता के साथ बिचौलिए की भूमिका निभा रहे थे। उनकी पहुंच सत्ता के ऊंचे पायदान तक थी और इसका इस्तेमाल वो नीतियों में हेरफेर से लेकर अपने मन मुताबिक निर्णय करवाने में कर रहे थे। अगले हिस्से में हम जानेंगे अर्नब गोस्वामी की अपनी बिरादरी यानी पत्रकारों के बारे में क्या राय है। हमने पाया कि इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा कई मौक़ों पर अर्नब के निशाने पर दिखे। 25 मार्च 2019 की एक चैट में पार्थो कहते हैं, रजत शर्मा मेरे पीछे पड़े हैं, तुमको पीएमओ के जरिए मेरी मदद करनी पड़ेगी। इस मौके पर एक बार फिर से अर्नब वो बात कहते हैं जो बताता है कि सत्ता के साथ उनके इतने करीबी संबंध हैं कि बतौर पत्रकार उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अर्नब कहते हैं, नोट कर लिया, काम हो जाएगा। इसके बाद वो रजत शर्मा के बारे में कई और बातें कहते हैं। वो कहते हैं रजत शर्मा की एंट्री बैन है, उनका आशय पीएमओ से है। इसके आगे एक बार फिर से अर्नब कह रहे हैं, गुरुवार को शायद पीएम से उनकी मुलाकात होगी। तब पार्थो उनसे कहते हैं, बोलना कि किसी से कह दें रजत, एनबीए और ट्राई मुझे परेशान न करें। ट्राई यह झूठ फैला रहा है कि हम रेटिंग जारी नहीं कर रहे। इसके बाद पार्थो जो कहते हैं वह सीधे सीधे उनके पक्षपाती रवैये की स्वीकार्यता है। पार्थो कहते हैं, मैंने एडवर्टाइजिंग मामले में भाजपा की मदद की, कई मौक़ों पर एमआईबी की भी मदद की। यह वक्त अपने विरोधियों को परेशान करने का है। यानी पार्थो सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचा रहे थे। 24 मार्च 2019 की एक बातचीत में पार्थो अर्नब और रजत शर्मा के बीच चल रही रसाकसी का जिक्र करते हुए कहते हैं, कल पुनीत और शशि के बीच तुम्हारे बनाम रजत के बारे में खूब लंबी बहस हुई। अर्नब स्वाभाविक उत्सुकता से पूछते हैं, आप बताइए सर, मैंने अच्छा किया ना?
तब पार्थो कहते हैं, मैं IBF में तुम्हारी एंट्री की ज़मीन तैयार कर रहा हूँ। IBF यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इसी की सहयोगी संस्था है बार्क, जो कि टेलीविज़न की रेटिंग तय करती है। तब अर्नब कहते हैं, IBF को एक न्यूज़ विंग की ज़रूरत है। मैंने AS और MIB से बात कर ली है। गौरतलब है कि दोनों की बातचीत में कई जगह पर AS का जिक्र आया है। अटकलें हैं कि अर्नब यहाँ पर अमित शाह का जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह 6 फरवरी 2019 की एक बातचीत में पार्थो कहते हैं, ट्रेड मीडिया, ब्रॉडकास्टर्स और डिस्ट्रीब्यूशन सर्किल में यह धारणा है कि रजत शर्मा का बिग मैन के साथ करीबी रिश्ता है। यहाँ अटकल है कि बिग मैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया जा रहा है। इस मौके पर अर्नब खाकसार की संस्था न्यूज़ लॉन्ड्री का एक लिंक शेयर करते हैं। यह लिंक रजत शर्मा की कंपनी इंडिया टीवी से जुड़े एक विवाद की रिपोर्ट है। इंडिया टीवी ने एक एंकर को चैनल छोड़कर दूसरा चैनल ज्वाइन करने से रोक दिया था। इसके लिए उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जहां इंडिया टीवी को मुंह की खानी पड़ी। खैर, यहाँ पार्थो कहते हैं, हम और तुम ये बात जानते हैं, लेकिन बाकियों को यह बात बताना ज़रूरी है। तब अर्नब रजत शर्मा के बारे में कहते हैं, मैंने उसे बहुत बुरी तरह से पटखनी दी है और रोने पर मजबूर कर दिया है। 14 अक्टूबर 2019 की एक और बातचीत में अर्नब कहते हैं, रजत का अब कोई असर नहीं बचा है, तुम्हें उन्हें कोई छूट नहीं देनी चाहिए। पार्थो कहते हैं, IBF में कई सीनियर्स अभी भी ये सोचते हैं कि वह बहुत ताकतवर है। तब अर्नब कहते हैं, इस घटना के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। उसने घोषणा कर दी थी कि वो BCCI अध्यक्ष बनने जा रहा है। अब वो निरा मूर्ख साबित हो रहा है। इसी बातचीत में अर्नब आगे कहते हैं कि वो एक धोखेबाज है, इकलौते चैनल का मालिक, जिसकी छवि लगातार मिट्टी में मिलती जा रही है। 15 मार्च 2019 की एक और चैट में अर्नब गोस्वामी रजत शर्मा के बारे में कई और बातें कहते हैं। मसलन उनका असर ख़त्म हो रहा है। NM और AS उनसे नफ़रत करते हैं। सिर्फ AJ से उनकी मुलाकात हो सकती है। AJ यानी मरहूम अरुण जेटली जी। 26 जुलाई 2017 के एक चैट में टाइम्स नाउ की पत्रकार नाविका कुमार अर्नब के निशाने पर हैं। पार्थो कहते हैं, तुम वापस आ जाओ, तुमको राहुल शिवशंकर के बारे में बताता हूँ। तब अर्नब कहते हैं, हाँ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, सुना है वहाँ विद्रोह हो गया है। पार्थो कहते हैं, शायद राहुल और नाविका आपस में लड़ रहे हैं। अर्नब कहते हैं, सोमवार को दोनों में काफ़ी गाली गलौज हुई। इसके बाद अर्नब चुटकी लेते हुए कहते हैं, शुक्र है नाविका ने उसे पीटा नहीं, वरना उसके वजन और आकार के लिहाज से यह राउंड नाविका ही जीतती। एक मौके पर अर्नब नाविका के बारे में पार्थो से कहते हैं, AS ने कल उसे कचरा बोल दिया। ऐसा लगता है कि स्कूली बच्चों में टीचर की नज़र में आज्ञाकारी शिष्य साबित करने की कोई होड़ चल रही है। 10 दिसंबर 2018 की एक बातचीत के केंद्र में टीवी टुडे नेटवर्क के मुखिया अरुण पुरी का जिक्र आता है। पार्थो कहते हैं, रजत और टुडे दोनों तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, देख लेना। अर्नब जवाब देते हैं, बॉस, मैंने पहले ही इन सब चीज़ों का आकलन और अनुमान कर रखा है। खैर, जानते हो कल रात उदयपुर में मेरी डिनर टेबल पर कौन बैठा था? अरुण पुरीदा। उन्होंने मेरे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। मैंने कहा धन्यवाद। इसके बाद हम सुशी पर बात करते रहे। इस पर पार्थो अंग्रेज़ी की एक गाली का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, फर्जी, पीठ पीछे ये तुम्हें गाली देंगे। अर्नब हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, ऊपर से नीचे तक फर्जी। उनकी एक बात का भी मेरे लिए कोई मतलब नहीं। अब हम अगले चरण में चलते हैं, जहां पार्थो और अर्नब के बीच वो बातें हो रही हैं जो सीधे सीधे हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करती हैं। 11 फरवरी 2019 की एक बातचीत बहुत दिलचस्प है। अर्नब कहते हैं, सिर्फ हमारे पास वाड्रा और उनकी मां के जयपुर में पूछताछ के लिए लैंड करते हुए तस्वीरें थी। हिंदी चैनलों से बहुत आगे। हमारे खुलासे का असर है। हम हर तरह से लड़ेंगे पार्थो बॉस। हम हर सुझाव को लागू करेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। हम टॉप पर पहुंच कर रहेंगे। ऑन एयर एक भी सेकेंड हम पीछे नहीं रहेंगे। इस पर पार्थो कहते हैं, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। हम किसी और के साथ ये सूचनाएं साझा नहीं करते जो आपके साथ करते हैं। मुझे आपके ऊपर भरोसा है, आप जीतेंगे और मैं आपके साथ हूँ। जाहिर है यहाँ पर पार्थो अर्नब के साथ बार्क की कुछ ऐसी सूचनाएं साझा करने की बात कर रहे हैं जो बतौर बार्क CEO उन्हें नहीं करने चाहिए। इससे रिपब्लिक टीवी को बाकी चैनलों के मुकाबले एक बढ़त मिलती है।
18 जुलाई 2019 की एक चैट एक बार फिर से अर्नब और पार्थो के बीच अनैतिक तरीके से गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान की ओर इशारा करती है। पार्थो कहते हैं, मैंने रोमिल को बोला है कि वो तुम्हें या विकास को दिखा दे कि न्यूज़ 18 में किस तरह की गिरावट आई है। एक बार तुम देख लो, लेकिन पूरी तरह से गोपनीय है। हम बाकियों से इस तरह की कोई बातचीत तक नहीं करते। अर्नब कहते हैं, शुक्रिया। पार्थो फिर कहते हैं, बिना सरकार के सहयोग के हम लड़ नहीं सकते, मैं अकेले लड़ रहा हूँ। तब अर्नब कहते हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं सबसे बात करूँगा और तुम्हारे लिए हर तरह के समर्थन जुटाऊँगा। तब पार्थो कहते हैं, ऐसा मत करो यार, क्योंकि लोग शक करेंगे कि मेरा और तुम्हारा पिछवाड़ा आपस में जुड़ा हुआ है। 500 पन्नों की बातचीत की ये सिर्फ थोड़ी सी झलकियाँ हैं, आगे बहुत कुछ सामने आएगा। लेकिन आपको यह समझना ज़रूरी है कि बार्क के ज़रिए अर्नब गोस्वामी जिन गोपनीय सूचनाओं का लेन देन कर रहे हैं, उसका मकसद क्या है। दरअसल बार्क की रेटिंग के आधार पर ही टेलीविज़न चैनलों के अरबों करोड़ों रुपए का बजट तय होता है। बार्क की व्यवस्था बेहद रहस्यमय और खामियों से भरी हुई है। आपने देखा किस तरह से सत्ताधारी दल और अर्नब के साथ मिलीभगत करके बार्क का CEO अनैतिक तरीके से करोड़ों रुपए के विज्ञापन का लाभ रिपब्लिक टीवी को पहुंचा रहा था। विज्ञापन आधारित इस मॉडल ने पत्रकारिता का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। अगर आपको यह बात समझ आती है तो फिर आपको इसकी कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। तब तक आप लोग न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें, हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नमस्कार।